आप मेरे लिए सारे डियर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको डियर स्टूडेंट्स कहने के बजाय डियर लीडर्स कहूँ। आप फ्यूचर के लीडर्स हैं और हमें आप जैसे लीडर्स चाहिए। आप अल्लाह का शुक्र है बने बनाए लीडर हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो लीडरशिप के स्टाइल्स की कमी है। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर तारिक। आज इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ लीडरशिप की थ्योरीज, कुछ लीडरशिप के स्टाइल्स और इन चीज़ों के ऊपर आपको आगाही दें, ताकि आप उन मुख्तलिफ़ किस्म के लीडरशिप स्टाइल्स को ऑप्ट करें और एक अच्छा लीडर बन के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। हमें इस मुल्क के अंदर तरक्की के अंदर जो चीज़ रुकावट और बैरियर की शक्ल के अंदर आ रही है वो लीडर्स हैं। अगर इस टीम को, इस मुल्क को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे लीडर मैसर आ जाएं तो हम बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा यूनिट नंबर 6 है, ये भी इसी मौजू के ऊपर बात कर रहा है कि हमारे पास यूनिट, इस प्रोग्राम का जो थीम है वो है इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप थ्योरीज, कि हम अपने फ्यूचर के लीडर्स को डिफरेंट थ्योरीज के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकें कि लीडरशिप की कौन कौन से स्टाइल्स हैं और इन स्टाइल्स के पीछे कौन कौन सी थ्योरी काम कर रही होती है, ताकि जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हों तो वो उस थ्योरी में से या उस लीडरशिप स्टाइल में से किसी एक को ऑप्ट करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को कंसीव समझने की कोशिश करेंगे। लीडरशिप से मुराद हमारी ये है कि लीडरशिप का प्रोसेस उस वक्त शुरू होगा जब ये 4 एलिमेंट्स पूरे होंगे, या यूँ कह लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, ट्रायंगल नहीं है, एक स्क्वायर है। लीडरशिप के लिए 4 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास लीडर का होना बहुत ज़रूरी है जो आप ख़ुद हैं। नंबर 2, उन फॉलोवर्स का होना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने आपको फॉलो करना है। नंबर 3, उस ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है जिसको आपने लेकर चलना है। और नंबर 4, किसी कॉन्टेक्स्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है जिसमें वो चीज़ वकूफ़ पज़ीर होगी। मतलब फ़र्ज़ कीजिए एक क्लास में, या एक फ़र्ज़ कर लीजिए एक फ़ौज के अंदर एक उसका सिपा सलार है, एक कैप्टन है, उसके साथ उसकी आर्मी बैठी हुई है। तो 2 कंपोनेंट पूरे हो गए कि आपका कैप्टन भी मौजूद है और आपके फॉलोअर्स भी मौजूद हैं, और शायद उनका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान का दफ़ा करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब इस दफ़ा के लिए ड्राइंग रूम में बैठ के मसला हल नहीं होगा, इसके लिए शायद मैदान जंग की ज़रूरत पेश आए, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो मैदान जंग होगा। तो लीडरशिप के इम्प्लीमेंट होने के लिए इन 4 कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, लीडर का होना ज़रूरी। नंबर 2, फॉलोअर्स का होना ज़रूरी। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव का होना ज़रूरी। और नंबर 4, उस कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर वो लीडरशिप काम करेगी। अब वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने काम करना है उसमें क्या क्या आपके स्टाइल होंगे, किस किस तरीके से आप मामलात को आगे लेकर चलेंगे, और किस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल अप्रोप्रिएट होगा। एक स्टाइल के ज़रिए लीडरशिप नहीं चल सकती। आपको अपना जो स्टाइल्स हैं उसके अंदर वैरायटी का होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपको उन स्टाइल्स के बारे में नहीं पता होगा कि बीइंग ए लीडर ये भी मेरा स्टाइल हो सकता है, ये भी मेरा स्टाइल हो सकता है, ये भी मेरा स्टाइल हो सकता है, तो जब तक आपको उन डिफरेंट स्टाइल्स का नहीं पता होगा तो आपकी लीडरशिप इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो इस प्रोग्राम का थीम ये है कि आपको कुछ लीडरशिप के स्टाइल से आगाह किया जाए ताकि उन स्टाइल्स का आपको पता हो। कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थेरीज़, फिर इसके बारे में कौन कौन सी थेरीज़ आई और ये सारा इस प्रोग्राम का थीम है। यकीनन जब आप ख़ुद भी इस बुक को दोबारा पढ़ेंगे तो ये सारे मामलात आप क्लियर कर चुके होंगे। इससे पहले कि मैं थेरीज़ के ऊपर चलूँ, मैं आपको एक लीडर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय अ लीडर। अब इस लीडर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने लीडर के वर्ड से ही सारी चीज़ें उठा ली। मसलन लीडर में एल पहले आएगा, तो एल से मुराद है, ये मैं लीडर की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। लीडर मीन द पर्सनैलिटी, द पर्सन जिसने लीड करना है वो खुद कैसा होगा, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लीडरशिप के लिए आपके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स का होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी आर सेइंग एल, लीडर का जो पहला लेटर है, लीड विद द एग्जाम्पल, वो अपने फॉलोअर्स को जब लीड करे तो अपनी मिसाल सामने रखे कि ये क्राइसिस आए तो मैंने ये किया, ये मुश्किल आई तो मैंने ये किया, ये मसला हुआ तो मैंने इसका ये हल किया। वो कहीं दाएं बाएं की मिसालें ना दे, वो अपनी ज़ात को सामने रखे और बताए कि मैंने जब ये मुश्किल आई, ये मसला आया, तो मैंने इस तरीके से उसको लीड किया, सॉल्व किया, फॉलो किया, जो भी किया। तो उसको अपनी मिसाल से शुरू करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत बहादुर था, वो तो बहादुर था, आप अपनी बात कीजिए, आप क्या है। तो जब भी कोई लीडर होगा वो लीड विद एग्जाम्पल, अपनी बात, अपनी मिसाल से आगे चलेगा, किसी और की मिसाल से आगे नहीं चलेगा। ई,
अर्न रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट अर्न करने का मतलब ये है कि वो अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने अफ़ाल से, वो जो चीज़ें हैं उनसे इज़्ज़त को अर्न करे। रोब झाड़ के इज़्ज़त नहीं अर्न होगी, करना खुद कुछ नहीं और रोब झाड़ी जाना है और ज़बरदस्ती लोगों को इज़्ज़त करवाना, वो शायद मजबूरी की वजह से, आपके अहदे की रिगार्ड की वजह से आपकी इज़्ज़त तो कर देंगे, लेकिन ये वो इज़्ज़त नहीं है जो आपने अर्न की। ये तो आपने मजबूरी में किसी से ये काम करवा लिया। इज़्ज़त वो होती है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी अगर लोग आपका ज़िक्र करें तो वो ज़िक्र ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर रिस्पेक्ट का पहलू हो। इसको कहते हैं अर्न, इसको कहते हैं आपने रिस्पेक्ट को अर्न कर लिया। कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लीडर होते हैं जब वो अपने इक़्तिदार में होते हैं, टेन्योर में होते हैं, तो लोग उनकी बड़ी आवभगत और बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो ही वो रिटायरमेंट पे जाते हैं या ओहदा ख़त्म हो जाता है तो लोग उनको सलाम करना पसंद नहीं करते। इसका मतलब है कि उस लीडर ने रिस्पेक्ट को अर्न नहीं किया। तो लिहाजा एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको रिस्पेक्ट को अर्न करना चाहिए। एल से हमने लिया लीड विद एग्जाम्पल, ई से हमने लिया अर्न रिस्पेक्ट, एंड ए स्टैंड फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब है पुरुमीद होना, एक विजन का हामिल होना, एक मिशन का हामिल होना। जितना लीडर पुरुमीद होगा, जितना एम्बिशियस होगा, जितना एंथुसियाज्म उसके अंदर होगा, उतना ही चार्ज उसकी टीम के अंदर होगा। जितने ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर होगी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी आपकी टीम के अंदर। तो एक लीडर का एम्बिशियस होना, हालात का मुकाबला करना और हमेशा एक पॉजिटिव सोच का रखना, ये बहुत ज़रूरी है। दिस ए स्टैंड फॉर एम्बिशियस। डी फॉर डिटर्मिनेशन। एक लीडर के अंदर डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, एक मुस्तहकम इरादे का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अभी कुछ और इरादा किया, अभी कुछ और फैसला किया, कुछ देर के बाद अपने फैसले को बदल दिया। इस डिटर्मिनेशन को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखूं कि एक लीडर ने एक पानी निकालने के लिए कुआं खोदना शुरू किया। जब वो 10 मीटर की गहराई पे गया और पानी नहीं निकला तो उसने अपनी हिम्मत हार दी, वो अनडिटर्मिन्ड हो गया और वो वहाँ से निकला। फिर उसने एक दूसरा कुआं खोदना शुरू कर दिया, उसको भी 10 मीटर तक खोदा, उसमें से कोई पानी नहीं निकला। फिर तीसरा कुआं खोदना शुरू कर दिया। यूँ खोदते खोदते उसने 10 कुएँ खोद दिए। जब उसने 10 कुएँ खोद दिए तो इसका मतलब है कि वो 100 मीटर तक डिग कर चुका। इसके मुकाबले में एक और लीडर है जिसने कुएँ को 10 मीटर तक खोदा, पानी नहीं निकला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो फर्दर डिटर्मिन रहा और उसने फिर कुएं को खोदना शुरू कर दिया। वो 20 मीटर तक चला गया, पानी फिर भी नहीं आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुएं को फिर खोदा, जब वो 30 मीटर की गहराई पे पहुंचा तो पानी निकल आया। ये वाला जो लीडर था जिसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कुएं को खोदता चला गया, उसने 30 मीटर के ऊपर जाके पानी हासिल कर लिया। वो जो दूसरे वाला लीडर था जो अपनी हिम्मत हार गया और उसने 10 गड्ढे खोद दिए 10-10 मीटर के, उसने उससे ज़्यादा मेहनत की, 100 मीटर तक चला गया। लेकिन अगर वो एक ही कुएं के साथ डिटर्मिन रहता और उसी को खोदता रहता तो शायद वो 30 मीटर पे जाके उस पहले दूसरे वाले लीडर की तरह पानी हासिल कर लेता। तो लीडर का डिटर्मिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लीडर डिटर्मिन नहीं है, उसके फ़ैसलों के अंदर पुख्तगी नहीं है और वो रोज़ अपने फ़ैसलों को बदल रहा होता है, तो इसका मतलब है ये वो लीडर है जिसमें डिटर्मिनेशन का फुकदान है। लिहाजा यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड। जो एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया उस पर कायम रहिए और उसको, अपनी टीम को उसके ऊपर आगे लेके जाइए, इंशाल्लाह कामयाबी आप तक होगी। जैसे आपने वो किंग ब्रूस वाली पॉइंट पढ़ी होगी, ट्राई एंड ट्राई अगेन। वो एक दफ़ा उसने मकड़ी को देखा, वो जाले तक नहीं पहुंची, गिर गई, फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, यूँ उसने 9 मरतबा कोशिश की। तो किंग ब्रूस ने सोचा कि अगर ये 9 मरतबा ट्राई करके अपनी मंजिल को पा सकती है, मैं तो अभी 1 या 2 मरतबा हारा हूँ। उसने यही इरादा, यही डिटर्मिनेशन ली और आगे की तरफ बढ़ा और एक दिन वो अपने मुल्क का दोबारा बादशाह बन गया। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन। देन वी हैव इनकरेज। किसी को इनकरेज करने के लिए, किसी को इंस्पायर करने के लिए आपके अंदर एक ऐसे एट्रीब्यूट का होना बहुत ज़रूरी है कि आपको देख के लोग इनकरेज हों, आपको देख के लोग मोटिवेट हों। तो आपके अंदर इनकरेज करने वाली इंस्पायरेशंस का और इन सलाहियतों का होना बहुत ज़रूरी है। आप ख़ुद भी चार्ज रहिए और अपनी टीम को भी चार्ज रखिए और इस इनकरेजमेंट का मुजाहरा कीजिए। जो बंदा जो काम कर रहा है उसको उसकी अप्रिसिएशन दीजिए। जब आप उसको अप्रिसिएशन देंगे तो रीइंफोर्समेंट हो जाएगी और रीइंफोर्समेंट के बाद उसको इनकरेजमेंट मिल जाएगी, वो पहले से ज़्यादा तनदही से काम करना शुरू कर देगा। एंड लास्ट लीडर का जो आर है, रेडी टू एडमिट। एक लीडर के अंदर आड़ नहीं होनी चाहिए। किसी जगह वो ये ना कहे कि बस नहीं, जो मैंने कह दिया वो ठीक है।
ये जो आप कह रहे हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो बंदा कह रहा है कि ये गलत है वो आपका फॉलोवर है, और अगर आपका फॉलोवर कह रहा है कि आप गलत है और आप बीइंग ए लीडर कहते हैं नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ये जो खासियत है ये एक लीडर के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसको रेडी टू एडमिट, कोई नया आइडिया ले आया, कोई नया प्लान ले आया जो पहले वाले से ज़्यादा अच्छा होगा, और आपका प्लान उसके मुकाबले में ठीक नहीं था, तो आपको एडमिट कर लेना चाहिए, ओके ये आपका प्लान बहुत अच्छा है, मैं आपकी तारीफ़ भी करता हूँ और अपने प्लान को एक साइड पे रखता हूँ और इस वाले को कबूल करता हूँ। अगर आप इस तरीके के लीडर होंगे तो टीम के अंदर कम्युनिकेशन होगी, टीम के अंदर आइडिया शेयरिंग होगी, टीम के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, क्योंकि आप रेडी टू एडमिट हैं। कई बॉस ऐसे होते हैं कि वो अपनी गलती मानने को तस्लीम ही नहीं करते कि ये मेरी गलती है, वहाँ लोग उसकी गलती उसके सामने लेके नहीं जाते। वो कहता है बारिश हो रही है, कहता है जी बारिश हो रही है, वो कहता है जनाब सूरज निकले, कहता है जी सूरज निकल गया, उसको पता है कि इसने मानना तो है नहीं। तो ये वाला जो रिजिडनेस है ना, ये किसी लीडर के अंदर नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी रेडी टू एडमिट, जो भी आपकी गलती हो, गलती मान लेना हुस्न है, और जो लीडर अपनी गलतियों को एडमिट कर लेता है उसकी टीम उसके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाती है। तो एक लीडर को इस किस्म का होना चाहिए। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। हमारे पास जो मेजर लीडरशिप के स्टाइल चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अंदर जो हमारा पहले वाला स्टाइल है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। कोई भी याद रखिएगा लीडरशिप स्टाइल अपने अंदर मुकम्मल नहीं है, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर। इन मामलात को सामने रख के लीडरशिप का स्टाइल फॉलो किया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब इसकी अफादियत कोई नहीं है। कई जगह पे ऐसे मामलात आ जाते हैं, आप एक स्कूल के हेड हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं, वहाँ पे आपको रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना है, रूल्स की वायलेशन नहीं होगी, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाएगा। जब आप ये चाहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाए, रूल्स फॉलो किए जाएँ, प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएँ, छुट्टियाँ अगर 20 रखी हुई हैं तो हर बंदा 20 छुट्टियों तक जाए अपने आप को लेके, 20 के बाद कानून बदल जाएगा तो उस कानून को इम्प्लीमेंट और फॉलो करवाया जाए, तो फिर आपका जो स्टाइल होगा वो ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। फिर आपको लीनियंट नहीं होना पड़ेगा। यहाँ रूल्स हैं, कहीं पर आपको डिसिप्लिन को फॉलो करवाना है, कहीं पर आपको कोई झगड़ा हो गया उसको सॉल्व करवाना है, कहीं पर आपको ताकत का इस्तेमाल करना है, तो जहाँ पर आपको अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हालात आपको इजाज़त दे रहे हैं, वहाँ पर जो आपका स्टाइल होना चाहिए वो ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। इसकी अपनी लिमिटेशन ज़रूर होंगी, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है। जहाँ पे आपको अपने हुक्म को अमल करवाना हो तो इसको हम कहेंगे कि आपका स्टाइल जो है वो ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। दूसरा स्टाइल जो हमारे पास चाह रहा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। फॉलोअर्स को, टीम को लेके चलना है, और बाज़ औक़ात आपके पास हालात ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको मुशावरत करना पड़ जाती है। आप समझते हैं कि अब इस मामले में मैं अकले कुल नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ पे रूल्स की वायलेशन नहीं हो रही है, एक नई सिचुएशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गई है जिसका इदराक आपको नहीं है, तो लिहाजा लोगों से मशवरा कीजिए। लोग आपके नॉलेज वाइज आपके बराबर हैं, एक्सपीरियंस में मुमकिन आपसे ज़्यादा हों, तो उन तमाम लोगों को शामिल कीजिए, मशवरा कीजिए। टीम का जज्बा भी बढ़ेगा, टीम को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि ये जो काम होने लगा है या ये जो काम होने जा रहा है इसमें हम सब की मुशावरत शामिल है और सबका स्टेक होगा। जब उन्होंने मशवरा दिया तो उनका स्टेक भी होगा और उस काम को आगे की तरफ लेके भी चलेंगे। तो किस जगहों पे फिर आपको डेमोक्रेटिक भी होना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाना है, लोगों को क्लासेस देनी है, तो बजाय जबरन उनके पीरियड लगा दें तो मुशावरत से भी ये काम किया जा सकता है। जब आप मुशावरत से काम करेंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करेंगे। अगर आप बगैर पूछे किसी को कोई जिम्मेदारी दे देंगे और वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो मुमकिन है वो जो काम ऐसा तरीके से होना था वो रुकना शुरू हो जाएगा। तो कुछ जगहों पर हमें डेमोक्रेटिक भी होना पड़ेगा। तो कहीं हमें ऑटोक्रेटिक हो रहे हैं वो सिचुएशन देखिएगा कि कौन सा स्टाइल अपनाऊँ। बाज़ औक़ात बच्चों को, आप बाप है ना, तो बाज़ औक़ात बच्चों से लाड भी करना पड़ता है, बाज़ औक़ात बच्चों से पूछते हैं हाँ भी क्या खाना है, क्या लाऊं, तो आप डेमोक्रेटिक हो गए। और बाज़ औक़ात कहना पड़ता है नहीं ये काम ऐसे नहीं होगा, तो फिर आपको ऑटोक्रेटिक भी होना पड़ेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, बट आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि बीइंग ए लीडर किस किस स्टाइल को ऑप्ट किया जा सकता है और किस किस पोजीशन में किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ब्यूरोक्रेटिक्स मीन फ्रॉम बुक व्हाट आर द लॉ इज सेइंग। जो अथॉरिटेटिव था वो आपकी ज़ात में था, लेकिन बाज़ औक़ात आपको अथॉरिटेटिव और ब्यूरोक्रेटिव इकट्ठा होना पड़ता है। लॉ क्या कह रहा है, जो लॉ कह रहा है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको अथॉरिटेटिव होना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ये है कि जी देखें आपको छुट्टी चाहिए आप ले लें, लेकिन कानून इसके बारे में ये कहता है, मैं फेवर तो दे रहा हूँ पर कानून ये कहता है, तो जो कानून कहता है उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। ये वाला जो स्टाइल है ना कि बुक ये कहती है, कानून ये कहता है, लॉज ये कहते हैं, कोड ये कहता है, जब आप इनको फॉलो करवा रहे होंगे ना तो जो आपका स्टाइल होगा वो ब्यूरोक्रेटिक होगा, यानी आप कानून से बाला नहीं जा रहे।
जिस तरीके से ना जब हम HR की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो उसकी दो अप्रोचेज़ हैं, एक ह्यूमनिस्टिक है और एक ऑटोक्रेटिक है या ब्यूरोक्रेटिक है। तो आप लोगों को डील करें, जहाँ लॉज आते हैं वहाँ ब्यूरोक्रेटिक हो जाइए, जहाँ अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है ऑटोक्रेटिक हो जाइए, जहाँ लोगों से मुशावरत करनी है डेमोक्रेटिक हो जाइए। ये वर्सटाइल होना आपका बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन तमाम स्टाइल्स के बारे में आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। एक और हमारे पास स्टाइल मौजूद है जिसको हम लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल कहते हैं, हैंड्स टू अदर। आप फ़र्ज़ कीजिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं कि आप हेड तो लग गए हैं, लेकिन जो बाकी सीनियर लोग हैं उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफ़िकेशन और बाकी तमाम स्केल वगैरह जो उनसा है वो आपके तकरीबन बराबर ही है, वो सब लोग एक ही जैसे हैं। तो अब आप एक ऐसी टीम के लीडर बन चुके हैं कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस, वेल नॉलेजेबल, ट्रेन, क्वालिफाइड है। ऐसी टीम को लेके चलने के लिए जो बंदा जो ऑलरेडी जिम्मेदारी कर रहा है ना, उसके हैंड ओवर करते हैं कि यार ये मुझसे बेहतर आप जानते हो, ये ज़िम्मेदारी आप कीजिए, ये ज़िम्मेदारी आप कीजिए। यानी यहाँ अब आपको, यानी एक बंदा कहता है जी मैं इस काम को बेहतर जानता हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड ना कीजिए, मैं जानता हूँ मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, मुझे गाइड ना कीजिए। बाकी इसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उसका 20 साल का एक्सपीरियंस उसकी बैक के ऊपर मौजूद है। तो ये वाला काम उसके आप हैंड ओवर कर दीजिए कि ये काम आपके ज़िम्मे। एक बंदा कहता है जी मैं इतने अरसे से ये फ़ंड्स को संभाल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि फ़ंड्स को मैनेज कैसे करना है, तो लिहाजा यहाँ पे ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसको हैंड ओवर कर दो कि यार ये काम आप मुझसे बेहतर और अच्छा जानते हैं, लिहाजा इसको आप परफॉर्म कीजिए। तो इस किस्म के स्टाइल को, जहाँ आपको एक ऐसी टीम मैसर आ जाए जो आपके ही बराबर की हो, मुमकिन है आपसे ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपको जो लीडरशिप का स्टाइल होगा वो अथॉरिटेटिव नहीं होगा, बल्कि उनको लेजिया फेज के थ्रू चलाइए, उनसे जी जनाब करके जो जिसका काम है उसके ज़िम्मे कर दीजिए, क्योंकि वो उस अपने काम को चलाना जानता है। 4 पैराडाइम्स ऑफ लीडरशिप, ये क्योंकि लीडरशिप के स्टाइल्स का तारुफ करवाया जा रहा है आपको, तो इसमें पैराडाइम से मुराद ये है कि जो पैटर्न चलते हैं, जो क्लासिकल पैटर्न जिनको हम फॉलो करते हैं एज ए लीडरशिप स्टाइल, वो कौन कौन से पैटर्न और पैराडाइम्स हैं, तो इसका तारुफ करवाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी था। इसमें पहला जो हमारा पैटर्न है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल लीडरशिप। क्लासिकल से मुराद अथॉरिटेटिव है। पहले लीडर का कॉन्सेप्ट यूँ ही था कि एक बंदा है जिसके गिर्द सब घूम रहे हैं, मंबा महवर वो है, उसका कहा, उसने जो कह दिया बस कह दिया, उसके बाद उसके अंदर कोई सेकंड ओपिनियन या सेकंड राय नहीं होगी। तो इस क्लासिकल लीडरशिप के अंदर इसको हम कन्वेंशनल लीडरशिप भी कहते हैं। इसका लीडर जो है वो कन्वेंशनल होगा, सेंटर ऑफ पावर उसके पास होगी, अपर टू लोअर मूवमेंट होंगी, जो ऊपर से हुक्म आ गया सारे लोग उसकी पैरवी करेंगे, फॉलो विद आउट क्वेश्चन, जितनी भी उसकी फॉलोइंग होगी उस पर क्वेश्चन ही होगा। ये अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा लीडर आ गया कि जो इस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करवाना चाहता है, मसलन आप किसी प्राइवेट स्कूल के हेड हैं और जितने जो स्टाफ आपके पास काम कर रहा है वो अनट्रेंड है और क्वालिफ़िकेशन उसकी लो है, तो आप समझते हैं कि इनका वो एक्सपीरियंस और वो लेवल नहीं है कि ये मेरी बात को फॉलो कर सकेंगे या मेरी बात इनकी बात मुझ तक पहुंच सकेगी। तो बेहतर होगा फिर आप क्लासिकल लीडरशिप स्टाइल को लेकर चलें। तो जो बात आप कहना चाहते हैं उनको कहें और उनको कहें कि इस पर विदाउट एनी क्वेश्चन इसको फॉलो करें, क्योंकि मुझे पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। तो बाज़ औक़ात आपका क्लासिकल लीडरशिप का स्टाइल। लेकिन ज्यों ज्यों दुनिया ने तरक्की की और ज्यों ज्यों इंसान सामने आए, तो इंसानों के ऊपर जब जो साइकोलॉजी ने तहकीक करना शुरू की, तो हमें पता चला कि ये जो अथॉरिटेटिव और क्लासिकल स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ये ज़्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि अब लोग नॉलेज का एक्सप्लोजन इतना हो चुका है कि आपका फॉलोअर मुमकिन है आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तो लिहाजा यहाँ अपने आप को अथॉरिटी तस्लीम करवाना या अपने आप को अथॉरिटी कंसीडर करना ये बहुत मुश्किल हो गया। तो लिहाजा क्लासिकल लीडरशिप स्टाइल है, इसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, अगर वो कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल हो जाए तो बन जाइए क्लासिकल लीडरशिप। जैसे हमारे घरों में दादे मामे चाचे बड़े नहीं होते, जो बड़ा बन गया फिर बड़ा बन गया, उसने जो फैसला कर दिया वो कर दिया। तो ये पुराने ज़मानों में कुछ मामला इसी तरह चलते थे। अब हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो आर्गू करते हैं, तो लिहाजा ये वाला स्टाइल जो उनसे है ये आजकल के दौर के अंदर ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी जो पैराडाइम है जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का फोकस ये है कि लोगों को तैयार ना करो, लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र ना करो, उनको मोटिवेट ना करो, बस जो टास्क है ना उसके साथ लिंक रहो।
काम होना चाहिए वो किस तरह हो, 2 घंटे लेबर लेने से हो, 6 घंटे लेबर लेने से हो, फ़लाँ काम करने से हो, फ़लाँ सख्ती करने से हो, इसका काम जो सा है ना ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का वो ये है कि मुझे जो ऑब्जेक्टिव मिले हैं, जितना मेरा टाइम है, उस टाइम के अंदर इस काम का होना बहुत ज़रूरी है। ये टास्क सेंटर्ड होता है, कंप्रोमाइज़ विद द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी वैसे कंप्रोमाइज़ इसमें होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें मंजिल तक पहुंचना है और मंजिल तक पहुंचने के लिए जो मामला जैसे होंगे उसके साथ हमने स्टेटस को के साथ गुजारा करना होगा। अकाउंटेबिलिटी होती है, काम वक्त पे पूरा नहीं हुआ तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, लीडर को भी और उसके फॉलोवर्स को भी, यानी इसके अंदर जवाबदेही वाला एलिमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कोऑपरेशन। ताउन तो ज़रूर एक दूसरे के साथ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इन तमाम का मकसद जो सा है उस काम को मुकम्मल करने के लिए ताउन है, जिस काम के लिए इस टीम को बनाया गया। तो इसका जो लीडर है इसका फोकस इन टास्क सेंटर्ड भी होगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा सिचुएशन के साथ, जैसी सिचुएशन मिली है उसी में काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इस किस्म की लीडरशिप को हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। एक नई जो पैराडाइम जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये आपको शायद यूनिट नंबर 3 के अंदर भी इसका काफ़ी सारा मटेरियल मिलेगा। और आजकल के दौर में हम जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है कि आप एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल को ऑप्ट कीजिए जिसके अंदर वर्कर्स मोटिवेटेड हों, हाईली मोटिवेटेड हों, सेंटर्ड गोल सेंटर्ड हों, इंस्पायरेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हों, सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप को तैयार करना हो, हर बंदा ख़ुद अपना एहतसाब करे, यानी आप अपनी टीम को इतना इंस्पायर और मोटिवेट कर दें कि उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट ख़त्म हो जाए लेकिन उनके अंदर सेल्फ असेसमेंट का एलिमेंट हो जाए। यू कैन ब्रिंग द हॉर्स टू द वाटर, आप घोड़े को पानी तक तो ला सकते हैं लेकिन उसको पानी पिला नहीं सकते। आप टीचर्स को क्लासों में भेज तो सकते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, लेकिन उनसे पढ़वा नहीं सकते। क्या कोई ऐसा लीडरशिप का स्टाइल ना हो जाए, इस तरीके से उनको इंस्पायर और मोटिवेट ना कर दिया जाए कि वो अपना काम खुद करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें कि मुझे मेरा लीडर नहीं देख रहा लेकिन मुझे देखने वाली कोई और ज़ात मौजूद है। तो अगर आप अपनी टीम को इस तरीके से मोटिवेट करके तैयार कर दें और ये चीज़ें उनके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दें तो ये वाला जो स्टाइल है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल कहेंगे और ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा एक और, ये मैं पैराडाइम मुकम्मल कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। जो फोर्थ वाला है हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। इस पार्टिसिपेटिव से जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि पार्टिसिपेट करेगा हर बंदा दूसरे बंदे के साथ, कोऑपरेट करेगा हर बंदा दूसरे बंदे के साथ। और ये जो कॉर्पोरेशन है, ये जो पार्टिसिपेशन है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होगी। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल, हर एक बंदे को जिम्मेदारी बता दें कि वी आर अ टीम और टीम अपनी अपनी जगहों पे खेल रही है। जैसे क्रिकेट की टीम नहीं खेल रही होती, फील्डिंग वालों का रोल अपना होगा, बॉलिंग वालों का रोल अपना होगा और बैट्समैन का रोल अपना होगा। इनमें से अगर एक ने भी अपना रोल अच्छे तरीके से परफॉर्म ना किया इसका इफेक्ट पूरी टीम के ऊपर आएगा। सो यू हैव टू मोटिवेट योर टीम इन दिस वे कि रोल तो आपके अपने अपने हैं लेकिन आपका रोल एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटरलिंक्ड है कि अगर आप एक तरफ से हम सफ़र करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे लोग सफ़र करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हर एक का इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है एंड एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन गोल। वर्क टुगेदर, टीम मिल के काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि मैं जब एक दूसरे की मदद करूंगा तो टाइम टेबल के अंदर हो गया, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो गया, स्कूल के डिसिप्लिन के अंदर हो गया, स्कूल की रिकॉर्ड कीपिंग हो गई। अगर हम सब मिल के इन सारे मामलात को चलाएंगे, मसलन एक टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन एग्ज़ाम लेने वाले ने एग्ज़ाम लीनियंट ले लिया और एग्ज़ाम के अंदर किसी चीटिंग वाले एलिमेंट को ओपन कर दिया, तो एक बंदे के काम ना करने से बाकी कई बंदों का काम खुद ब खुद सफ़र करना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इसमें हर बंदे को टीम ने काम करना है और वर्क टुगेदर करना है। डिस्कशंस होंगी, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर वर्क, हाउ वी कैन अचीव आवर गोल्स, और इसमें किस किस रोल को किस किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, कहाँ पे हमारी वीकनेसेस मौजूद हैं और किस पार्ट में ये वीकनेस मौजूद है। अगर हम इस वीकनेस को इम्प्रूव कर लें तो इस तरीके से हम अपनी टीम को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके अंदर जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सेल्फ असेसमेंट है। आप अपना एहतसाब खुद कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरी वजह से क्या नुकसान हो रहा है टीम को, मेरी वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है। लिहाजा यहाँ पे खुद एहतसाबी होगी। ऐसा नहीं होगा कि समवन विल आस्क यू, बल्कि आप टीम को इस तरह तैयार करें कि वो अपनी असेसमेंट खुद करे कि मैं ये जो काम किया था किस हद तक मैं इसके साथ इंसाफ कर सका और ये काम कहाँ तक पहुँचा। तो इस किस्म के लीडरशिप स्टाइल्स को हम लेके चलेंगे आगे। और अभी भी जो मैं आपको बता रहा था कि एक और लीडरशिप स्टाइल हमारे पास मौजूद है जिसको हम कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप एक
स्टाइल्स का मजमूआ है। स्टाइल के मजमूए से मुराद ये है कि जैसा प्रॉब्लम, जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कॉन्टेक्स्ट, वैसे हो जाओ, वैसा स्टाइल ऑप्ट कर लो। बाज़ औक़ात आपको बहुत एनर्जेटिक होना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा और अकेले डिसीजन लेने पड़ेंगे। उस टाइम आपके पास डेमोक्रेटिक होने का चांस नहीं है। स्कूल के अंदर अचानक कोई हादसा पेश आ गया, कोई ऐसा मामला पेश आ गया, कोई बच्चों को चोट लग गई, कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ गया, तो आपको डेमोक्रेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुशावरत का टाइम नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। क्या आप अथॉरिटेटिव होकर एक्शन ले सकते हैं? आपको एक्शन ले लेनी चाहिए। अगर आपको वापस रिहेबिलिटेशन का इशू आ गया, अब आपको स्कूल को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है, हो जाइए डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक हो जाइए। कहीं आपको लॉस को फॉलो कराना, ब्यूरोक्रेटिक हो जाइए। इन तमाम स्टाइल्स को सिचुएशन के मुताबिक ऑप्ट करना, इसको हम कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। इसके अलावा हमारे पास लीडरशिप की थेरीज भी हैं। थेरी से मुराद है कि इन लोगों ने काम किया और कुछ थेरीज डेवलप की, कुछ वेरिएबल्स का रिलेशनशिप डेवलप किया। एसेंशियलिस्ट वो कहते हैं जो ज़रूरत है उसके मुताबिक लीडरशिप स्टाइल को ऑप्ट कीजिए। रिलेशनल कहते हैं कि जो जिन जिन वेरिएबल्स का ताल्लुक बनता है वैसा सा लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट कर लीजिए। क्रिटिकल जो जायज़ा लीजिए और जायज़ा लेने के बाद आप समझते हैं कि हालात और वाक़यात इस लीडरशिप का तकाजा करते हैं, उस लीडरशिप को ऑप्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शनिस्ट। ये कहते हैं कि जनाब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा उठाना है। पहले वाला लीडरशिप जो उनका स्टाइल था वो हमारा काम नहीं कर रहा, अब हमें किसी अगले वाले स्टाइल की तरफ मूव करना चाहिए। तो फिर दोबारा रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट की जो फ़िलासफ़ी है उसको ऑप्ट कर लीजिए। तो ये वो कुछ लीडरशिप के स्टाइल्स थे, कुछ थेरीज थी जिसका हमने आपके सामने रखा। एट्रीब्यूट की थेरी भी है, ग्रेट मैन थेरी भी है, ट्रेड थेरी भी है, थेरी एक्स भी है, थेरी वाई भी है, बिहेवियरिस्ट की भी थ्योरीज है, बहुत थेरीज हैं। लेकिन आफ्टर ऑल हमारा जो फोकस है वो ये है कि क्या हमारा लीडर इस काबिल हो गया है कि वो ऐसे लीडरशिप स्टाइल के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करे कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलना शुरू हो जाए। तो स्टाइल और थेरीज ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों, डियर स्टूडेंट, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर करने का मकसद हमारा ये है कि आपके पास इन तमाम चीज़ों की आगाही हो। कोई एक स्टाइल अपने अंदर मुकम्मल नहीं है और कोई स्टाइल ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ये अच्छा नहीं है। सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका हमें आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्तकबिल में एक अच्छे लीडर बनेंगे। मैंने शुरू में आपको लीडर कह के पुकारा, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी बहुत अच्छे लीडर साबित होंगे। अल्लाह ताला ने आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखी हुई हैं, लीडरशिप के मौके अल्लाह ताला ने दे दिए हैं। बस एक छोटा सा काम जो रह गया वो ये है, इसको आपने साबित करना। इसको साबित करने के लिए इन तमाम स्टाइल्स को देखिए, जो आपको सूट करता है उसको ऑप्ट कर लीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।